गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कर रहे हैं, हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। पहला फंडामेंटल राइट देखे थे, राइट टू इक्वलिटी देखे थे, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। आज हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे हैं, जो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है। ये जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक। अब इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 19 आइए। आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब आर्टिकल 19 जो है, ये जो हम लोग इसका तो बहुत बार बार जिक्र भी करते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्रता को लेकर, ठीक ना, वाक स्वतंत्रता समझते हो ना, बोलने की आजादी, और कुछ और विषय में जो है हमारा स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के बारे में आर्टिकल 19 बात कर रहा है। आर्टिकल 19 के अंदर आपको ये 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं स्वतंत्रता को लेके, बोलने की स्वतंत्रता को लेके। आर्टिकल 19 में 6 तरह का फंडामेंटल राइट है। निकाल लिए सब, डायरेक्ट मिला सबको? सबसे पहले आइए लोग पर एक एक करके करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 1A। आर्टिकल 19 1A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 1A के अंदर। दूसरा है टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक और बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने का अधिकार, जमा होने का अधिकार। असेंबल यानी कि जमा होने का अधिकार है इसके अंदर, शांतिपूर्वक, पीसफुल्ली, एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के। थर्ड है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, ठीक है ना, कोई भी संगठन, संघ बनाने का अधिकार, जिसके अंदर हम लोग जो है सहकारी समिति सब बनाते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह सब बनाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सुने हैं ये नाम आप लोग? इस नाम का तो बैंक भी है आपका, कोऑपरेटिव बैंक है ना, हाँ, ये वहीं से बना हुआ है। पहले ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही फॉर्म था, जिसको बैंक का फॉर्म बना दिया गया। तो संघ बनाने का आपको अधिकार है। नेक्स्ट है फिर टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के टेरिटरी में आप बिना किसी रुकावट के कहीं भी घूम फिर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप क्या हैं, किसी भी राज्य क्षेत्र में आप जो है टेरिटरी में हैं, आप वहां पे सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं। इसकी भी स्वतंत्रता आपको है, आर्टिकल 19 1E 1E। ठीक है।
नेक्स्ट एक एफ भी था आपका, जिसको कि प्रॉपर्टी का राइट था, जिसको कि यहाँ से हटा दिया गया, इसके बारे में बात करते हैं अभी। नेक्स्ट आर्टिकल 19(1)(g), टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप आजीविका का कोई भी साधन, व्यापार या कारोबार आप क्या कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। आप कुछ भी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी आप बिजनेस कैरी कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन ट्रेड आप कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 19(1) के अंदर जो है ये आपको 6 तरह का जो है अधिकार दिए गए हैं। क्लियर? हाँ, पहले हम लोग आर्टिकल करते हैं, फिर हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग एलोबरेट करेंगे इसको। अब 19 का 2 देखिए। नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as such law impose reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of। अब जो ये सब क्लॉज 2 बात कर रहा है, क्लॉज 2 बात कर रहा है, ये जो आर्टिकल 1A का यहाँ पे लिखे हैं हम लोग कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको जो अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की आज़ादी है आपको, जिसके बारे में अभी खूब चर्चा भी होता है, हर आदमी कुछ बोल देता है, और आर्टिकल 19(1)(a) का जो है क्या करता है, वो डिफेंस लेता है। तो अब इसका यहाँ पे एक्सेप्शन है, अपवाद है, रेस्ट्रिक्शंस है, कि आपको शुरुआत में ही बोल दी है ये चीज़, याद रखिएगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब इसके रेस्ट्रिक्शंस की ही बात कर रहा है ये आर्टिकल 19 का 2, और वो 1A के रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात कर रहा है कि यह स्टेट को प्रिवेंट नहीं करता है, नहीं रोकता है। किस बात को करने के लिए? तो कहता है कि 1A में जो हम आपको अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 19(1)(a) में जो हम आपको राइट दिए हैं, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से आपको बोलना है, बोलिए, बोलने की आपको आज़ादी है, लेकिन इस पर साथ में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किया जा सकता है बाय द सॉवरेन अथॉरिटी। किस ग्राउंड पे किया जा सकता है? अब वहां पे ग्राउंड लिखा हुआ है, तो कहता है द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉवरेनिटी, इंडिया के इंटीग्रिटी की बात जब आएगी, जब अखंडता की बात आएगी, जब संप्रभुता की बात आएगी, अगर आपके बोलने से, कुछ ऐसा बात बोलने से ये चीज़ें कंप्रोमाइज हो रही होंगी, भारत की अखंडता, संप्रभुता, वहाँ आप पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। इसके बाद द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, जब सुरक्षा की बात आएगी, राज्यों की सुरक्षा की बात आएगी, देश की सुरक्षा की बात आएगी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, हमारे जो वैश्विक संबंध हैं, हमारे जो दूसरे देशों के साथ हमारे जो मित्रतापूर्ण संबंध है, आप उसको कुछ ऐसा बात बोलकर खराब नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं जिससे कि उनके साथ हमारा रिलेशन खराब हो जाए। नेक्स्ट पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, हम लोग अभी वहाँ पढ़ा ही रहे हैं आपको पब्लिक ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें होता है। लोक व्यवहार बनाए रखना है आपको, लोक शांति बनाए रखना है आपको। डिसेंसी और मॉरलिटी, लोकाचार और शिष्टाचार, मॉरलिटी, आप अगेंस्ट द इमोरल थिंग्स का आप जो है प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, तो मॉरलिटी बनाए रखना है आपको। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और आप न्यायालय की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। डिफेमेशन, मानहानि, और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है ना, किसी भी अपराध को लिए, ठीक, आप उसका क्या इंटेसमेंट नहीं कर सकते हैं ऑफेंस का, ठीक है ना, या फिर किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। डिफेमेशन तो जानते हैं आप लोग, अपराध है ये चीज़ें, आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। इन सब ग्राउंड पे अगर स्टेट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपको लगा सकता है। ठीक है, क्लियर? बताइए,
ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई बात आप नहीं बोल सकते हैं जिससे अपराध का क्या हो, बढ़ावा हो, अपराध को आप बढ़ावा दे रहे हो, किसी चीज़ को, किसी को आप डिफेम नहीं कर सकते, ये आईपीसी में पनिशेबल भी है। तो इन सब ग्राउंड पे, ये ग्राउंड याद रखिएगा आप लोग, ये ग्राउंड आपको एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह समय पूछता है, तो याद रखिएगा। वहाँ पे 5 ऐसे 3-4 ग्राउंड दे देगा और कहेगा किस ग्राउंड पे जो है नहीं लगा सकता है, कौन सा ग्राउंड नहीं है मेंशन किया हुआ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। इतनी सारे ग्राउंड्स पे अगर स्टेट चाहे तो वहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कौन किस अधिकार पे? जो अधिकार आपको आर्टिकल 19 के 1A में दे रखा है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पे। इससे बहुत सारा केस लॉ है, हम लोग आगे करेंगे, पहले हमको आर्टिकल खत्म कर लेने दीजिए 19 को। थर्ड नंबर आ जाइए। तो अब इसके बाद जो 3, 4, 5 वगैरह सब है ना, जब इसको आप पढ़िएगा तो वो एक्सेप्शन ही है अलग अलग चीज़ों के लिए। अभी तो 1A का एक्सेप्शन देख लिए, 1A के लिए रेस्ट्रिक्शंस देख लिए। अब 3 में देखिए, 3 में B के रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात कर रहा है, 1B के बारे में जी ये बात कर रहा है आपको। आपका जो ये क्लॉज 3 है वो बात कर रहा है सब क्लॉज B में जो लिखा हुआ है असेंबल पीसफुल्ली, पीसेबली, शांतिपूर्ण तरीके से आप क्या हो सकते हैं, बिना आर्म्स के आप असेंबल हो सकते हैं। इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, दिया है कि इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नथिंग इन सब क्लॉज B of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of, फिर वही ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे? तो द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। पब्लिक ऑर्डर, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द सेड सब क्लॉज। यहां पे जो आपको दो वो ग्राउंड लिखा हुआ है, क्या क्या है? एक तो सबसे पहला है आप इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, यहां से तो कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं है, ये तो आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आप देश की अखंडता और संप्रभुता के अगेंस्ट में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई सभा नहीं कर सकते हैं। जहां देश की बात आएगी, देश सर्वोपरि है, ओके। उसके अगेंस्ट में आप किसी भी तरीके से असेंबल होकर जो है काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं इसमें? इसी में एक है, और दूसरा क्या है? पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर जानते ही हैं, हमेशा याद रखिए, आपका पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक ऑर्डर, ये सब सुप्रीम लॉ बोलते हैं। लॉ हमारे लिए ही बनाया गया है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही लॉ बनाया जाता है, और जब उसी को हम मेंटेन नहीं रख पाए तो लॉ बेकार है आपका। स्मूथली रन हो सारा जो बॉडी है, चाहे वो जुडिशरी बॉडी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, लेजिस्लेचर हो, ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में जो हम लोग कुछ कर रहे होते हैं, अगर वो स्मूथली रन हो, इसी के लिए लॉ है। जब वही आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर लॉ बेकार है आपका। अब आइए फोर्थ नंबर सी के बारे में बात कर रहा है। आप एसोसिएशन बना तो सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, उस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। 4 में आर्टिकल 19 क्लॉज 4, नथिंग इन सब क्लॉज सी, अब सी के बारे में बात कर रहा है, ऑफ द सेड क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और एज इट imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the sovereignty and integrity of India, public order, morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub clause। आप कोई मॉरलिटी के अगेंस्ट में भी, ठीक है ना, कुछ ऐसा आप संगठन नहीं बना सकते हैं, कोई ऐसा एसोसिएशन आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं जो इमोरल हो, इमोरलिटी को जो बढ़ावा दे रहा हो, अनैतिक कार्यों को बढ़ावा दे रहा हो, अनैतिक कार्यों के लिए बनाया गया हो। और इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी तो है ही। ये हो गया 4। 5th आ जाइए, क्लॉज 5, नथिंग इन सब क्लॉज डी एंड ई। डी में है आपका टू मूव फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ई में है रिसाइड एंड सेटलमेंट की बात कर रहा है। दोनों के लिए लिख रहा है इसमें, द सेड क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोज
or prevent the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub clauses, either in the interest of the general public or in the protection of the interest of any scheduled tribe. अच्छा, एक तरफ तो क्या लिख रहा है कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन ये आप लोगों को भी पता है कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, वहां आप नहीं जा सकते हैं। जैसे सेना की छावनी वगैरह सब है, कुछ एयरपोर्ट हैं जहां पे आप फ्रीली नहीं जा सकते हैं, बिना परमिशन के आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, जहां पे देश की सुरक्षा संबंधी कुछ इस तरह, हाँ आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो एक तो इस पर रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है कि कुछ ऐसे एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं जहां आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जहां पे हम कहने कि रिसाइड करना और सेटलमेंट की बात कर रहे हैं कि आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, तो हाँ बिहार में कहीं बस सकते हैं, या कुछ और जगहों पे आप, कोई स्टेट है जहां पे आप फ्रीली जाकर घर खरीद लीजिए, जाकर वहां बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां रह सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया हैं, ठीक है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया है, उस जनजाति को बचाने के लिए, क्योंकि वो लोग अभी भी प्राइमेटिव एज में हैं, उसको डिस्टर्बेंस ना हो, उसको किसी तरह का उस एरिया को क्षति ना पहुंचे, इसके लिए वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा गया है, समझे। कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्या किया है, अपने अपने जो वहाँ जो हिल स्टेशंस वगैरह सब है, मसूरी वगैरह जिसे हिल स्टेशन है, वहाँ पे आपको रिसाइड करने से मना करता है, वहाँ आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसके प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया गया है। ओके, समझ रहे हैं। कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज को बचाने के लिए, जैसे आप नागालैंड का जिक्र कर रहे थे, और कुछ इस तरह के अगर कहीं पे टूरिस्ट प्लेस वगैरह सब है तो उस जगह के प्रोटेक्शन के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, लगाया गया है, ठीक है। अच्छा, मणिपुर की सुबह बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, चलिए इस बारे में बात करेंगे, हम समझ गए, ठीक है ना, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर एक दूसरा एक एग्जाम्पल है कि अगर अभी सभी लोग जाकर मसूरी में बस जाएंगे, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देंगे, अगर हम लोग सभी लोग जाकर मसूरी में बस जाएंगे, पैसे की कमी तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिहार में लोगों के पास पैसे की कमी है, सभी लोग जाकर क्या करेगा, मसूरी में घर खरीद लेगा, ज़मीन खरीद लेगा, और मसूरी को क्या बना देगा, बिहार बना देगा, नहीं बना देगा, वहाँ खाएगा, पॉलिथीन फेंक देगा, तो वहाँ का जो टूरिस्ट, जो वहाँ पे जो उसका क्या कहते हैं उसको, वो स्पेस है, वो खराब हो जाएगा, वो भी एरिया पोल्यूटेड हो जाएगा। तो इसीलिए उस चीज़ को बचाने के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि आप यहाँ पे नहीं बच सकते बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के, बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के। तो उसका अपना अलग रूल है, वो अलग चीज़ें हैं। ये हो गया। और लास्ट जो है आपका 6 क्लॉज 6, नथिंग इन सब क्लॉज जी of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the general public reasonable restrictions on the exercise of the right to conferred by the said sub clause। वही चीज लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रैक्टिसेस, प्रोफेशन या ये जो कर सकते हैं, इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक है ना। तो अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में वहां लिखा हुआ क्या क्या है, टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रिलेटिंग टू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एंड, सिंपल सा चीज़ है। अभी हम लोग अभी ये बोल दिया आपका सुप्रीम कोर्ट कि था ना कि टीचर की नौकरी के लिए बीएड जरूरी है, पहले ये चीज़ें थी, हाँ या ना। अब क्या कह रहा है कि जो बीएड करेगा 1 to 5 में टीचिंग काम नहीं करेगा, उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक दूसरी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यह भी आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो है। तो इस तरह का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि हमको इस काम के लिए हमको इस तरह का क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो सब सारी चीज़ें आपको इसमें लिखा हुआ है जी में। मैं आर्टिकल 19(1) जी के रेस्ट्रिक्शन, इसके अगेंस्ट में रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात कर रहा है आपका। क्लियर, यहां तक आर्टिकल आपका क्लियर, कोई दिक्कत आर्टिकल 19 में। हाँ, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशन, मतलब होता है
ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, व्यापार, सबका इसका हिंदी होता है, हिंदी बोल दें, इसका हिंदी क्या होता है? पेशा। पेशा समझते हैं? पेशा, हाँ या ना? हिंदी बोल देते हैं। देखिए शुद्ध हिंदी तो प्रोफेशन का मतलब होता है, इसमें होता है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार। हाँ वह धंधा, कारोबार, ठीक है ना। तो एक्चुअली जैसे कि हम लोग, कोई आदमी कोई टीचर का पेशे में है, ठीक है ना, और कोई किसी और बिजनेस में है, तो ये सब सारा आजीविका के लिए, हम लोग जीवन यापन के लिए जो सब चीज़ें करते हैं वो लिखा हुआ है इसमें। जब हम लोग जीवन यापन करने के लिए आप इसमें से कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। कोई व्यापार कर सकते हैं, कोई धंधा कर सकते हैं, कोई कारोबार अपना कर सकते हैं। तो अब वो है, उसका टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना, वो देख लीजिएगा आप लोग। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक इस चीज़ को आर्टिकल 19 का जो लिखा हुआ है। अब इसमें एक चीज़ क्या है, अब इसमें पहले जब हम लोग आर्टिकल 19 को देखते थे, इसमें पहले 7, अभी 6 बोल रहे हैं ना, इसमें आर्टिकल 19 के अंदर 6 अधिकार कवर हैं, 7 अधिकार कवर था पहले। इसमें पहले 7 अधिकार थे। आपको संपत्ति को खरीदने बेचने का जो अधिकार था वह भी आर्टिकल 19(1) के अंदर आता था। ये आपका जो एक आप देखेंगे इसमें इंसर्टेड किया गया है F नंबर को, ये याद रखिएगा सभी लोग। 19(1) में जिसको इंसर्टेड कर दिया गया है, सॉरी जिसको रिपील कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया होगा, आप अपने बैग पे देखिएगा। इसमें क्या था, इसमें संपत्ति को खरीदने और बेचने का अधिकार था। ओके। 44th जब अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, 1978 में, इसको यहां से हटा दिया गया, ठीक है। क्लियर? इनको यहां से हटा दिया गया। पहले संपत्ति का, हाँ, संपत्ति का अधिकार भी जो था ना आपका फंडामेंटल राइट था, ये आप लोग जानते होंगे। इसको रिपील कर दिया गया। अब रिपील क्यों किया गया, जरा आप लोग बताइए, इसको क्यों हटा दिया गया? यहां से इसको यहां से हटा दिया गया। अगर इसको नहीं हटाता, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हैं और जानते भी हैं आप लोग। जमीन एक्वायर करने में, वेरी गुड। सरकार जो ये डेवलपमेंट, इतना हाईवे बना रही है, इतने 4 लेन बना रही है, इतना सरकार के पास इतनी ज़मीन है नहीं, तो ज़मीन क्या करता था, लोगों से एक्वायर करता था, लोगों से लेना था उसको। और जब ज़मीन आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा, फंडामेंटल राइट हो जाएगा, तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो अब हमको ज़मीन एक्वायर करना है, इसके लिए क्या किया गया, इस वाली संपत्ति के अधिकार को, ठीक है ना, मौलिक अधिकार से हटाकर आपका जो है लीगल राइट्स कर दिया गया। उसके लिए अलग से नियम बना दिया गया, ठीक है ना, कि आपका लीगल राइट्स होगा। कहां पे गया है लीगल राइट्स बन के, ये बताइए जरा। आर्टिकल 300 कहां पे चला गया ये लीगल राइट्स? तो कोई नहीं बोलेगा। 300A राइट टू प्रॉपर्टी, लिख लीजिए आप लोग। राइट टू प्रॉपर्टी 300A के अंदर चला गया है। 300A, इसको याद रखिए आप लोग। ये हमारा अब लीगल राइट्स है, फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है। क्लियर? पर्सनल, हाँ, पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड और प्रॉपर्टी सेव बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, ये लिखा हुआ है 300A में, ये याद रखिएगा, 300A के अंदर। तो ये हमारा 19 है। अब हम लोग इस पर कुछ केस स्टडी करते हैं, कहां पे क्या क्या कहा गया है। आइए कुछ आप लोग को इस पर केस स्टडी करवाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो सिंपल सा चीज, ये हमारा जो 19 का 1A कह रहा है, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है आपको। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमको यह अधिकार दे रहा है कि हम बोलने या अभिव्यक्ति का जो भी माध्यम है, उस माध्यम में हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। हमारा टेलीविजन इसके अंदर कवर होता है, रेडियो कवर होता है, पेपर कवर होता है,
न्यूज़पेपर जो है सभी इसके अंदर कवर हो रहे हैं। हम लोग कार्टून बनाते हैं या कहीं खड़े होकर भाषण देते हैं, बोलते हैं, कोई चीज़ पब्लिक किताब लिखवाते हैं, किताब छपवाते हैं, ये सब सारा इसके अंदर कवर होता है। स्टेट इस पर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जो हम ग्राउंड की बात किए हैं कि इस ग्राउंड को लेके इस पर क्या हो सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। अब हम लोग एक दो केस आपको बताते हैं, उस केस को आप लोग ध्यान समझिएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी के अंदर आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है ना। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस लिखिए आप लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1985 का केस है, 1985 का, 1985। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज द heart of social and political intercourse and the courts must uphold it. चलिए, बहुत सारा केस है इसके अंदर, ठीक है ना, समझे। ये कह रहा है कि हम जो प्रेस की आज़ादी की बात कर रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, यह सोशल और पॉलिटिकल कनेक्शन को क्या करता है, हमारा जो सोशली हम लोग क्या कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ये इसका ये हर्ट है। सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरकोर्स, जो उनके बीच जो रिलेशन है, उनके बीच जो संबंध है, उसके लिए काम कर रहा है। यह भी इसके अंदर कवर है, ठीक है ना। और इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी रक्षा होनी चाहिए। आप लोग को याद है हमारे प्रेस पे कब कब जो है हम वो लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है, बैन। आप लोग अंग्रेज के ज़माने से सुने होंगे, अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग तो हिस्ट्री पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट सुने हैं आप लोग। इमरजेंसी तो बहुत बाद की चीज़ है, उससे पहले भी अंग्रेज के ज़माने में बहुत सारा एक्ट आया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वगैरह सब आया था। इसमें था ये, आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे, अगर आप लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें था क्या है, उसमें कि पेपर जब भी छपती थी तो आपको अथॉरिटी को दिखाना पड़ता था कि पहले हमको दिखाइए, हम उसको पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद ही आप इसको छाप सकते हैं। इस सब तरह का काम किया गया था प्रेस के साथ। फिर आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी के दौरान था ये कि आप छापने से पहले अथॉरिटी को पहले दिखाएंगे, उसके बाद ही छापेंगे उसको। तो ये सब प्रेस पर बाउंडेशन लगा हुआ था। तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट है। एक केस है आपका सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देखिए 1962 का, सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Supreme Court interpreted the scope of Article 19(1)(a) widely to include within its fold the freedom of the press, which is regarded as a species of which freedom of expression is a genus. Thus, in India, the freedom of the press flow from the freedom of speech and expression and enjoy no higher privilege than the freedom of speech and expression. कहा ठीक है कि ये जो है हमारा प्रेस की आज़ादी जो है हमारा, ये ठीक है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 191(a) के अंदर कवर होगा, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो ग्राउंड्स है, इससे भी ऊपर नहीं है, ये प्रेस भी इससे ऊपर नहीं है। उस ग्राउंड पे अगर स्टेट चाहे तो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, उसके ऊपर भी। दो केस हुआ, केस कीजिएगा, हम फिर केस स्टडी करेंगे कल हम लोग। कल इसके अंदर बहुत सारा केस हम आपको कुछ आज दे रहे हैं केस करने के लिए, आप लोग केस कीजिएगा। तीसरा केस लिखिए, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास।
1950 का। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस MTNL 1995 का केस, 1995। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस MTNL। Supreme Court held that freedom of speech and expression includes right to listen, read and know and share the views of others. ठीक है, क्लियर। सकल पेपर लिमिटेड में क्या हुआ था, सकल पेपर लिमिटेड जो केस लिखाए थे, सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 का केस जो लिखाए थे, इसमें एक नियम बनाया गया था कि पेपर में इतना ही पेज रहेगा, जैसे फिक्स कर दिया कि एक पेपर में 6 से 7 पेज रहेंगे और इतना ही प्राइस रहेगा। ओके, मिनिमम प्राइस और नंबर ऑफ पेजेस तय किया गया था। सकल पेपर लिमिटेड केस बताए थे आप लोगों को, मिनिमम पेजेस मिनिमम प्राइस तय किया गया था और एक पेज फिक्स कर दिया गया था, इसमें इतना ही पेज रहेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, ये चीजें तय करना, ठीक है ना, यह आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर जो है वो क्या है, वायलेशन है। अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर अभिव्यक्त करने दीजिए उसको। क्लियर? ओके, हाँ, तो इतना केस है, इतना केस आप लोग पहले कीजिएगा, फिर आर्टिकल 19 पर हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये चीज़ जो आपका इंट्रोडक्शन है, इतना पहले कीजिएगा इसमें, ठीक है।